नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। आज हम विशेष में बात करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव पर। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई। धन्यवाद प्रस्ताव का संबंध राष्ट्रपति के इसी अभिभाषण से होता है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और इस पर चर्चा होती है। इसके बाद दोनों सदनों में इसे अलग अलग मंजूरी दी जाती है। दरअसल धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति को अभिभाषण देने पर उनके सम्मान में कृतज्ञता जाहिर करने का प्रस्ताव है। लेकिन हमारे संसदीय प्रक्रिया में धन्यवाद प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों को संसद में सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने का मौका मिलता है, तो वहीं विपक्षी दलों के सांसदों को सरकारी नीतियों की आलोचना करने का मौका मिल जाता है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान है और अभिभाषण में शामिल विषयों पर चर्चा का प्रावधान। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि संविधान में धन्यवाद प्रस्ताव शब्द का कोई जिक्र नहीं है। तो आज के विशेष में हम धन्यवाद प्रस्ताव और राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े पहलुओं पर एक नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हम लोग अक्सर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में सुनते हैं। दरअसल धन्यवाद प्रस्ताव का संबंध राष्ट्रपति के अभिभाषण से है। आइए समझते हैं कि क्या है धन्यवाद प्रस्ताव और हमारी संसदीय प्रक्रिया में इसकी क्या अहमियत है। धन्यवाद प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया का बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में इससे जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके बाद दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को दोनों सदनों से मंजूर किया जाता है। राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियम में इसकी प्रक्रिया बताई गई है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के प्रारूप को इस बार के धन्यवाद प्रस्ताव से समझेंगे। सत्ता पक्ष का कोई सदस्य प्रस्तावक होता है। वो प्रस्ताव रखता है कि राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 2019 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए राज्यसभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित सदस्य राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसके बाद दूसरे सदस्य के जरिए इसका समर्थन किया जाता है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का प्रारूप इस प्रकार होता है। इन सभा में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी 2019 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मोशन ऑफ थैंक्स की कोई प्रोविजन नहीं है। धन्यवाद प्रस्ताव का कोई प्रोविजन उसमें नहीं है, लेकिन वो एक परंपरा चली आ रही है। डिस्कशन और मोशन ऑफ थैंक्स दोनों इकट्ठे करके एक मोशन मूव किया जाता है और वो रूलिंग पार्टी का एक कोई वरिष्ठ सदस्य इसको इनिशिएट करता है, शुरू करता है, और वो दूसरा कोई सेकंड करता है। राज्यसभा के सभापति संविधान के अनुच्छेद 87 के खंड 1 के अधीन राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल विषयों पर चर्चा के लिए राज्यसभा के नेता के परामर्श से समय तय करते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे संशोधन भी लाए जाते हैं जिसे सभापति उपयुक्त समझें। राज्यसभा में नियमावली में कहा गया है कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्री को, चाहे उसने चर्चा में पहले भाग लिया हो या नहीं, चर्चा के अंत में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार होगा। सभापति को अधिकार है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदस्यों के भाषणों के लिए समय सीमा तय करें। चर्चा के लिए तय दिनों में दोनों सदनों में अलग अलग अभिभाषण में शामिल विषयों पर चर्चा होती है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा काफी व्यापक होती है। सदस्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की समस्याओं पर बोल सकते हैं।
जिनका उल्लेख अभिभाषण में नहीं होता, उन मामलों में भी धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों के जरिए चर्चा की जाती है। ऐसे संशोधन और चर्चा की सीमा ये है कि सदस्य एक तो उन मामलों का उल्लेख नहीं कर सकते जिनके लिए केंद्र सरकार सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं है, और दूसरा कि वो वाद विवाद के दौरान राष्ट्रपति का नाम नहीं ले सकते। इसके पीछे वजह ये है कि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों की सूचनाएं राष्ट्रपति की ओर से अभिभाषण दिए जाने के बाद दी जा सकती है। संशोधन उन विषयों के बारे में दिए जाते हैं जिनका उल्लेख अभिभाषण में किया गया हो। इसके साथ ही ऐसे विषयों के बारे में भी संशोधन दिए जा सकते हैं जिनका उल्लेख सदस्य की राय में अभिभाषण में किया जाना चाहिए था। हालांकि राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में स्पीकर के उचित समझे जाने पर ही संशोधन पेश किए जा सकते हैं। चर्चा प्रस्ताव के प्रस्तावक की ओर से शुरू की जाती है। उसके बाद प्रस्ताव का समर्थक अपनी बात रखता है। प्रस्ताव के प्रस्तावक और समर्थक के नामों का चयन प्रधानमंत्री करते हैं और ऐसे प्रस्ताव की सूचना संसदीय कार्य मंत्री के जरिए सदन को प्राप्त होती है। इसके बाद संशोधन पेश किए जाते हैं। आवंटित समय का बंटवारा विभिन्न दलों के लिए सदन में उनकी संख्या के अनुपात में किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्री के उत्तर दिए जाने पर खत्म हो जाती है। इसके तुरंत बाद संशोधन निपटाए जाते हैं और धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव को सदन की मंजूरी मिल जाती है। उनके अभिभाषण के बाद जिसको कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव आता है, और धन्यवाद प्रस्ताव रूल 17 के तहत आता है, जो पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं उसके तहत। और वो धन्यवाद प्रस्ताव दोनों जो संसद हैं वो अलग अलग तौर पे, जैसे लोकसभा अपना धन्यवाद प्रस्ताव पारित करती है और राज्यसभा अपना धन्यवाद प्रस्ताव पारित करती है। देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव क्या है कि दोनों सदन राष्ट्रपति को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि वो आए हैं और यहां पर आके हमें संबोधित किया है, इसलिए एक कर्टसी है ये। तो इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदन पास करते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार रखते हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए ये सरकार की उपलब्धियां गिनाने का मौका होता है। वहीं विपक्षी दल के सांसद सरकार की नीतियों में खामियां गिनाने के लिए अपने तर्क रखते हैं। जो चर्चा राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में करी है, उसका लेखा जोखा का जो बहस होती है उस पर होती है। सरकार कहती है कि मैंने ये सारे काम करे, और उस पे जो संसद सदस्य उस पे चर्चा करते हैं कि क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, और क्या चीजें और उसमें होनी चाहिए। इसमें सारे इंटरनेशनल नेशनल जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस की जाती हैं। दोनों सदनों से धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर होना जरूरी है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना सरकार की नीतियों के प्रति सहमति माना जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद लोकसभा स्पीकर एक पत्र के जरिए इसकी सूचना सीधे राष्ट्रपति को देते हैं। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही हर साल संसद के पहले सत्र की शुरुआत होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति का अभिभाषण लोकसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। दरअसल हमारे संविधान में राष्ट्रपति के अभिभाषण की व्यवस्था है। संसद की संरचना राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर होती है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारी संसदीय प्रक्रिया का खास हिस्सा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का भारतीय संसदीय प्रक्रिया में बेहद ही खास जगह है। संसद भारत संघ की सर्वोच्च विधायिका है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्यवस्था की गई है। इसके मुताबिक संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस तरह से राष्ट्रपति संसद का एक संघटक अंग है। संविधान के अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति
लोकसभा के लिए हर साल चुनाव के बाद पहले सत्र के शुरू होने पर और हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे और संसद को उसे बुलाए जाने के कारणों से अवगत कराएंगे। हर वर्ष संसद के पहले सत्र को ही बजट सत्र कहा जाता है, यानी बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। अनुच्छेद 87 में जिस अभिभाषण का जिक्र है उसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहते हैं। राष्ट्रपति का ये जो अभिभाषण है, ये एक जनरल इलेक्शन के बाद, आम चुनाव के बाद जो नई सभा बनती है, तो उसका पहला जो सत्र है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे और फिर हर साल में जो नया सेशन शुरू होता है वो भी प्रेसिडेंट के भाषण से शुरू होता है। संविधान में एक और स्थिति का जिक्र किया गया है जब संसद के एक साथ समवेत दोनों सदनों या संसद के किसी एक सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण हो सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 86 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेंगे और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की अपेक्षा कर सकेंगे। हालांकि संविधान के शुरुआत से अब तक राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 86 के तहत संसद की किसी एक सभा में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण नहीं किया है। अमूमन हम जिस राष्ट्रपति अभिभाषण का जिक्र करते हैं वो अनुच्छेद 87 के तहत है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषय वस्तु क्या रहती है। इसमें सरकार की नीतियों का विवरण होता है, इसलिए अभिभाषण का प्रारूप सरकार द्वारा तैयार किया जाता है जो इसकी विषय वस्तु के लिए उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पिछले वर्ष के सरकार के कार्यकलापों और उपलब्धियों का जिक्र होता है। इसमें महत्वपूर्ण आंतरिक और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में सरकार की ओर से अपनाई जाने वाली नीतियों की भी झलक होती है। उसमें उन विधायी कार्यों का भी उल्लेख होता है जिन्हें उस वर्ष के दौरान होने वाले सत्रों में संसद में लाने का विचार होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है, जैसे मैंने अभी कहा, ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, जो भी सरकार है पावर में है, उस सरकार के पिछले एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में राष्ट्रपति कहते हैं हमने ये किया है, हमने वो किया है और आगे हम करेंगे और आगे जो पार्लियामेंट जो कानून वगैरह बनाएगा उसके बारे में, उसकी तरफ वो इशारा करते हैं। सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है राष्ट्र को संसद के जरिए, यही सबसे बड़ा महत्व है। और जो उन्होंने कार्य किए पिछले साल या पिछले 4 सालों में, जैसे इस बार 4 सालों का लेखा जोखा हुआ क्योंकि ये आखिरी साल था इस सरकार का, तो उन्होंने अपना पूरा लेखा जोखा दिया। लोकसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की दशा में राष्ट्रपति सदस्यों के शपथ लेने और अध्यक्ष के चुने जाने के बाद एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं में अभिभाषण करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण तक अन्य कार्य नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के अधीन एक गरिमापूर्ण और औपचारिक प्रक्रिया है। अभिभाषण के सिलसिले में कुछ औपचारिकताओं का भी पालन किया जाता है। दोनों सभाओं के सदस्य संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के आगमन से कम 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। सदस्यों से ये आशा की जाती है कि वे अभिभाषण के दौरान केंद्रीय कक्ष से बाहर नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति राजकीय बग्घी या कार में बैठकर संसद भवन पहुंचते हैं और द्वार पर राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सदनों के महासचिव उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में जाते हैं। राष्ट्रपति के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश करने पर मार्शल राष्ट्रपति के आगमन की घोषणा करता है। राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति के स्थान ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय गान की धुन बजाई जाती है। फिर राष्ट्रपति हिंदी या अंग्रेजी में अपना अभिभाषण करते हैं। इसके बाद अभिभाषण का रूपांतरण राज्यसभा के सभापति के द्वारा पढ़ा जाता है। राष्ट्रपति अभिभाषण को सभा की कार्यवाही का अंग बनाने और उसमें शामिल करने के लिए अभिभाषण की समाप्ति के आधे घंटे बाद दोनों सभाओं में अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। उन्होंने 2019 को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4.5 साल में सरकार ने लोगों को नई आशा और विश्वास दिया, साथ ही देश का सम्मान भी बढ़ाया।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। अभिभाषण में उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों का जिक्र किया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के नए सशक्त और समृद्ध भारत के लिए निर्णायक हैं। उन्होंने किसानों की आय दोगुना करने के सरकार के प्रयासों, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और जीएसटी का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि एनडीए सरकार ने देशवासियों की भावनाओं को समझा और सरकार का लक्ष्य तय किया। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98% हो गया है, जो कि साल 2014 में 40% से भी कम था। इन शौचालयों के बनने से गरीबों को अनेक बीमारियों से सुरक्षा मिल रही है और 3 लाख से ज्यादा देशवासियों के जीवन की रक्षा संभव हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर ऐतिहासिक फैसला लिया। बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह पहल देश के उन गरीब युवक युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे। उज्ज्वला योजना पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश की बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां चूल्हे के धुएं की वजह से बीमार रहती थी और इसका असर पूरे परिवार की सेहत पर पड़ता था, जिसके चलते उनकी ज्यादातर मेहनत और वक्त ईंधन जुटाने में ही लग जाती थी। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। साथ ही पिछले 4.5 सालों के कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रयत्नशील है। किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने, नए बाजार उपलब्ध कराने और कृषि क्षेत्र में आय के नए साधन जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही किसानों की आय दोगुना करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। खेती पर होने वाला खर्च कम करने, किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने, नए बाजार मुहैया कराने तथा कृषि क्षेत्र में आय के नए साधन जोड़ने के लिए नई सोच के साथ काम किया जा रहा है। इनके अलावा राष्ट्रपति ने सरकार की कई अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कौशल विकास अभियान, महिला सशक्तिकरण, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सहकारी संघवाद, वित्तीय समावेश, जीएसटी और व्यावसायिक सुगमता के बारे में भी बात की। राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार के प्रयासों के बारे में भी बताया। मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है। जनमन को समझने वाली मेरी सरकार ने पहले दिन से ही काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी और कैबिनेट की पहली ही बैठक में काले धन के खिलाफ एसआईटी यानी विशेष जांच दल के गठन का निर्णय लिया। इसके बाद सरकार ने काले धन के खिलाफ नया और कठोर कानून बनाया। विदेश में गैर कानूनी तरीके से जुटाई गई संपत्ति के खिलाफ भी मेरी सरकार ने अभियान चलाया। टैक्स हेवन समझे जाने वाले अनेक देशों के साथ नए सिरे से समझौते किए गए और कई देशों के साथ पुराने समझौतों की कमियों को दूर करते हुए नए बदलाव लाए गए। इसके लिए पहले राष्ट्रपति ने खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समेत कई अन्य पहलुओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार की कूटनीतिक सफलता से आज भारत की आवाज
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान के साथ सुनी जाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और अब योग दिवस पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 4.5 सालों में विदेश में फंसे 2,26,000 से ज्यादा भारतीयों को बचाया गया है और देश लाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत 2022 में G20 शिखर बैठक की मेजबानी करेगा और स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह के साल में इस आयोजन से भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान केंद्रीय कक्ष 147 बार सदस्यों की मेज की थपथपाहट और तालियों से गूंजा। वापस लाया गया। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले और अंतिम पैरे का अंग्रेजी अंश पढ़ा। आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। हालांकि आज़ादी के पहले भी ब्रिटिश हुकूमत में इस तरह की परंपरा थी। अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे तो संशोधन नहीं लाने की परंपरा रही है, लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जब राज्यसभा में संशोधन को मंजूरी मिली है। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी विशेष रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के तरफ से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किए जाने का प्रावधान है। लोकसभा चुनाव के लिए आम चुनाव के बाद के पहले सत्र और हर साल संसद के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 की व्यवस्था के तहत संसद के दोनों सदन के सदस्यों के सामने अभिभाषण करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से मतलब है राष्ट्र के प्रमुख की ओर से अभिभाषण। इसकी परिपाटी भारत में आजादी के पहले से है। राज्याध्यक्ष की ओर से संसद में अभिभाषण की ये व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत साल 1921 में पहली बार स्थापित किए गए केंद्रीय विधानमंडल के समय से चली आ रही है। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो जहाँ भी है, जिस उन देशों में जो हेड ऑफ द स्टेट या फिर सोवरेन ये आते हैं और पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं और पार्लियामेंट मेंबरों को संबोधित करते हैं। ये सब है, ये रिवाज ऐसे देशों में है। ये सारे हमने इंग्लैंड से हमारा ये सिस्टम इंग्लैंड से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था, उसके तहत पहली संसद केंद्रीय संसद बनी थी। तो वहां से ये ज्वाइंट सेशन है जो पार्लियामेंट का, उसको एड्रेस करने का सिलसिला चालू हुआ था और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और एक बार मुझे याद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण हुआ था 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में, लेकिन 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी, तो धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित हो पाया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पेश किए जाने की बात करें तो इस बारे में लोकसभा और राज्यसभा की नियमावली में प्रावधान किया गया है। वैसे तो अधिकांश मौकों पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन नहीं लाने की परंपरा रही है, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान संशोधन पारित हुए हैं। 2015 के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन को राज्यसभा से मंजूरी मिली थी। तब राज्यसभा में सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने धन्यवाद प्रस्ताव में ये कहकर संशोधन प्रस्ताव पेश किया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी काला धन और भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं है। सरकार की तरफ से संशोधन वापस लेने का अनुरोध किया गया, लेकिन सीपीएम संशोधन की मांग पर अड़ी रही। तब इस मसले पर वोटिंग कराई गई, जिसमें 118 सांसदों ने संशोधन के पक्ष में और 57 ने संशोधन के खिलाफ वोट किया। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव को संशोधन के साथ पारित करना पड़ा। इसके बाद लगातार दूसरे साल 2016 में भी ऐसा ही मौका आया जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने राजस्थान और हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किए जाने के संबंध में संशोधन प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद वोटिंग हुई, जिसमें सदन में उपस्थित 155 सदस्यों में से 94 ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था। यहाँ पर जो
बैठे हुए सदन के सदस्य हैं सारे, राष्ट्रपति को अपना धन्यवाद देते हैं। इस तरह का एक सिंपल, एक मामूली सा प्रस्ताव है उसमें, तो उसमें किसी तरह का संशोधन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाउस के अंदर चर्चा होती है और ये मोशन है, तो कई लोग अपने जो विरोध प्रकट करने के लिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि ये राष्ट्रपति का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की को क्रिटिसाइज करते हैं और गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट से विरोध प्रकट करते हैं, तो इसलिए वो अमेंडमेंट वगैरह उसमें संशोधन वगैरह पेश करते हैं उसमें। इससे पहले भी 3 बार सदन में ऐसे मौके आए जब धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन हुआ। सबसे पहले 1980 में जनता पार्टी के सरकार के दौरान, तब सीपीआई सांसद भूपेश गुप्त ने राज्यसभा में संशोधन का प्रस्ताव लाया। उन्होंने तर्क दिया था कि अभिभाषण में विधानसभाओं में दल बदल और उन्हें भंग किए जाने के संबंधी प्रयासों का जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा मौका आया 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में, जब एक साथ 6 संशोधन पारित किए गए। इनमें राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद और इसे सुलझाने के प्रस्तावित उपाय, राज्य सरकारों को अस्थिर करने के प्रयासों से जुड़ा मुद्दा, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर सुनिश्चित करने से जुड़ा मामला और भारत श्रीलंका समझौते से जुड़े विषय शामिल थे। साथ ही आनंदपुर साहिब प्रस्ताव संबंधी मुद्दे और 1989 में कुछ आतंकियों को रिहा किए जाने का मुद्दा भी शामिल था। तीसरी बार 2001 में एनडीए सरकार के दौरान भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पारित हुए थे। सदन ने बाल्को कंपनी के विनिवेश के मुद्दे से जुड़ा संशोधन मंजूर किया। तब सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम बाल्को को निजी क्षेत्र की कंपनी को बेचने का फैसला किया था। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।